स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड सुसाइड। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी लंबा था पर फिर भी आप लोगों ने सराहा, इसलिए आई एम रियली थैंक यू। अब इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं आपकी ही रिक्वेस्ट पर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ एजुकेशन वीडियोस बनाता हूं। आज आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ऐसे मरीज की मदद कर सकते हैं जो स्ट्रेस में है, तनाव में है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी डिप्रेशन में है और अब उसके मन में आने लग गए हैं सुसाइडल थॉट्स। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर हम लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। सबसे पहले रोल आ जाता है काउंसलिंग का और उसके बाद इंपॉर्टेंस आती है काउंसलिंग प्लस मेडिकेशन की। वो डिपेंड करता है केस टू केस कि पेशेंट किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। अब ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि काउंसलर बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1 इज अ प्राइमरी काउंसलर एंड नंबर 2 इज अ सेकेंडरी काउंसलर। तो प्राइमरी काउंसलर कौन है? प्राइमरी काउंसलर वो पर्सन है जिसके ऊपर पेशेंट सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो अपने मन की बात उससे खुलकर कह सकता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी पर्सन जिस पर पेशेंट ट्रस्ट कर रहा हो वो पेशेंट की बात अच्छे से सुने, मैक्सिमम टाइम उसको दे अपनी बात सुनाने के लिए और बहुत ही कम एडवाइजेस पेशेंट को दे। तो ऐसे में पेशेंट इरिटेट कम होता है और अपने मन की बातें खुलकर बोल पाता है। कंसोलेशन कई बार पेशेंट्स के अंदर फ़ायदा देती है जिसकी वजह से पेशेंट और अच्छे से अपनी बात कह पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनवायरनमेंट। अगर पेशेंट को किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल स्कूल या कॉलेज या फिर उसका वर्क एरिया या फिर घर, किसी भी एनवायरनमेंट में जिसमें उसे दिक्कत हो रही है, कोशिश करी जाती है उस एनवायरनमेंट से पेशेंट को हटा दिया जाए और प्राइमरी काउंसलर या जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है उसको पेशेंट के साथ रखा जाए ताकि पेशेंट बेटर रेस्पॉन्ड करे। और इसके बाद रोल आता है सेकेंडरी काउंसलर का, अगर प्राइमरी काउंसलर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो। पर सेकेंडरी काउंसलर्स कौन होते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो सेकेंडरी काउंसलर्स प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं। वो साइकाट्रिस्ट भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनके रोल को अक्सर सोसाइटी में अनदेखा किया जाता है कि पता नहीं काउंसलर क्या ही बता देंगे, क्या ही काउंसलिंग कर लेते हैं इतनी सी देर में, हम किस बात की उन्हें पैसे देते हैं। तो देखिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काउंसलर्स जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, चाहे वो साइकाट्रिस्ट हो चाहे वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो, उनके पास थेरेपीज मौजूद हैं, उनके पास वो ट्रेंड पर्सनल्स हैं जो जानते हैं कि उन्हें किस तरह से पेशेंट के साथ बात करनी है, किस तरह से पेशेंट का ट्रस्ट गेन करना है और फिर उसके थॉट्स को यूटिलाइज करना है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को काउंसलर दवा दे या साइकाट्रिस्ट दवा दे। हो सकता है सिर्फ काउंसलिंग से या टाइम स्पेंड करने के बाद ही पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आने लग जाए। तो जो एक तरह की थेरेपी हम लोग ऑफन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यानी ऐसे में हम पेशेंट के थॉट्स को रिप्लेस करते हैं। मतलब आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, सपोज कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को हाई किया पर उस पर्सन ने मुझे रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो हो सकता है वो पर्सन जल्दी में हो या उन्हें कोई अपनी घर की टेंशन हो या वो हो सकता है किसी और बात के बारे में सोच रहे हों। पर हमारा जो मैं हूँ, अगर मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ तो मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि भाई पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जिस वजह से जो है इन्होंने मुझे हाई नहीं किया, या पता नहीं ये कौन से ईगो में रहने लग गए हैं जो ये मुझसे हाई नहीं करते, मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, या क्या मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, या मैंने बहुत सारी कोई पहले गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तो इस तरह के थॉट्स जो मेरे मन में आएंगे डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर आएंगे जब मैं उसे सेकेंडरी काउंसलर या फिर इस तरह कह सकते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के साथ बैठकर डिस्कस करूंगा। तो कई सेटिंग्स में पेशेंट का गेन ट्रस्ट होने के बाद उन थॉट्स को हम स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करते हैं विद एन ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट। यानी हम उसके पहले थॉट्स को लेंगे कि भाई बताओ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या तकलीफ हुई कि भाई उन्होंने मुझे वेव नहीं करा, क्या महसूस हुआ कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ। तो हम समझाएंगे कि देखो ये नेगेटिव थॉट्स है। अब सपोज कर लो उन्होंने हाई नहीं करा तो क्या कारण हो सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट कारण भी तो हो सकता है। जैसे हो सकता है उन्हें कोई टेंशन हो सकता है उन्हें कोई और तकलीफ हो रही हो सकता है कि उन्हें कहीं जल्दी पहुंचना हो, या हो सकता है वो कोई चीज़ भूल गए हो जिसकी वजह से उनका दिमाग उसमें लगा हुआ हो। तो इस तरह से हम उन थॉट्स को रिप्लेस करते हैं और फिर पेशेंट को बताते हैं कि देखो तुमने ये सोचा पर इसका ऑल्टरनेट ये भी हो सकता था, तो कौन सी चीज़ सही है। ऐसे में पेशेंट को जितनी बार आप एनालिसिस करवाते हो
तो जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रिप्लेस होते हैं और जो पेशेंट की परसेप्शन होती है वो इम्प्रूव करती है। पर जब पेशेंट्स इस तरह की थेरेपीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब हमको जो काउंसलिंग होती है उसके साथ में पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अब जो मोस्ट ऑफनली प्रेस्क्राइब्ड या कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो देखिए एंटी डिप्रेसेंट्स बेसिकली उनका रोल हो जाता है हमारे न्यूरो हार्मोन्स के ऊपर, यानी हमारे सेरोटोनिन और हमारे नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन के ऊपर। तो अक्सर ऐसे मेडिसिन को देने के बाद पेशेंट्स को सेडेटिव फील होता है कि दवा खाने के बाद नींद आ रही है, और कुछ मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिनल एक्शन है वो भी सेडेटिव एक्शन ही रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अक्सर पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनको इन दवाइयों को लेने के बाद पेट खराब हो जाता है, यानी जीआई डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है, हर समय पड़े रहने का मन करता है, पेशेंट लेथार्जिक फील करता है। ऐसे में पेशेंट को अक्सर जो कंप्लेंट करते हुए देखा गया है वो है वेट गेन की, कि भाई दवाइयाँ लेने के बाद से मेरा वेट गेन होने लग गया है, ज़्यादा वजन बढ़ता जा रहा है, जबकि थायराइड जैसी शिकायतें नहीं मिलती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है जो मेल्स अक्सर बोलते हैं वो है सेक्सुअल ड्राइव, कि भाई हमारी सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई है या हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स इन एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से भी आते हैं। तो इस तरह समझिए एंटी डिप्रेसेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि पेशेंट्स को अक्सर इनकी आदत पड़ जाती है, और पेशेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं ये दवाई नहीं लूँगा तो फिर से दोबारा मेरा दिमाग चलने लग जाएगा, इसलिए मुझे ये गोली खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या ये दवा के बिना मैं नहीं रह सकता। तो जो डिपेंडेंसी हो जाती है मेडिकेशन के ऊपर, ये भी गलत है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमेशा एंटी डिप्रेसेंट्स एक साइकाइट्रिस्ट के अंडर में ही लें, उनसे रेगुलरली मिलते रहें, ताकि फिर उस तरह की आदतें आपको ना पड़े। तो अब सवाल उठता है कि क्या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, और वो है होम्योपैथिक मेडिकेशन। कैसे? देखिए होम्योपैथिक मेडिकेशन हमेशा से इंडिविजुअलिस्टिक रहा है, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन जिसे हम बोलते हैं थेरानोस्टिक्स। तो मतलब हमें बहुत सोच समझकर एक पेशेंट को एज अ पर्सन एनालाइज करके उसके सिम्टम्स को मैच करके तब दवा देनी होती है। और मैच हम किससे करते हैं? पेशेंट के सिम्टम्स को मैच करते हैं मेडिसिन के सिम्टम्स से। अब वो किस तरह करते हैं, देखिए समझिए, जब आप मेंटल इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या ज़रूरी है जानना कि एज अ पर्सन आपको गुस्सा कितना आता है, आपके रिएक्शंस कैसे होते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब आप बातें मन में रखते हैं, बता देते हैं, डिटर्मिनेशन आपका कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, आपके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स फ्रॉम है, यानी किस वजह से आपके अंदर तकलीफ़ें होती हैं। सपोज करो कि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करे, या मुझे पसंद नहीं कोई मुझे कंसोल करे, तो उससे क्या होगा, जितनी बार वो चीज़ होगी उतनी बार मुझे तकलीफ होगी। दीज आर एलिमेंट्स फ्रॉम, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सेलेक्टिंग अ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि होम्योपैथी बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस पास्ट 10 ईयर्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो चलिए अब बात करते हैं दवाइयों की। सबसे पहले बात करेंगे हम उन दवाइयों की जो कि स्ट्रेस के सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। अब देखिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से फैक्टर्स स्ट्रेस करते हैं, और हर फैक्टर के लिए अपनी दवाइयाँ हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी समझ लीजिए कि 2 मेडिसिन अगर आपके घर में हैं और आप रेगुलर लेते हैं और आपको स्ट्रेस रहता है, तो इससे आपको कुछ सूदनिंग मिलेगी, कुछ अच्छा महसूस होगा, और आपको इन मेडिसिन की आदत नहीं पड़ेगी। और वो 2 दवाइयाँ हैं अश्वगंधा क्यू एंड जिनसेंग क्यू। तो देखिए समझते हैं कि दोनों दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पर काम करती है, आपके न्यूरो हार्मोन्स डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन पर काम करती है। इससे मूड्स एलिवेट होते हैं और पेशेंट को अश्वगंधा और जिनसेंग की आदत नहीं पड़ती है। अब लेना कैसे है, आपको 30 ml की पैकिंग चाहिए अश्वगंधा क्यू एंड जिनसेंग क्यू की। आप 30 ml अश्वगंधा लीजिए, 30 ml जिनसेंग लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए 100 ml की बॉटल में, साथ में डिस्टिल वाटर या आरओ वाटर उसके अंदर बाकी रिमेनिंग अमाउंट में मिक्स कीजिए, 10 बार स्ट्रोक्स दीजिए। मेडिसिन आपकी प्रिपेयर्ड है। रेगुलर आप उसे 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम एज पर द रिक्वायरमेंट आप लीजिए। इससे स्ट्रेस आपका रिड्यूस्ड रहेगा, मन कुछ शांत रहेगा, आपको अच्छा महसूस होगा और वीकनेस नहीं सताएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन। सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है इग्नीशिया। इग्नीशिया किसे देंगे? एक ऐसा मरीज जिसे दुख है, जिसे तकलीफ है,
जो ग्रीफ में है, ग्रीफ कौन सी, किसी के चले जाने की ग्रीफ, उसे छोड़कर, मतलब डिसअपॉइंटेड लव की ग्रीफ, या फिर डिमाइस की ग्रीफ, कुछ जिससे हम प्यार करते थे, मे बी फादर, मे बी वाइफ, मे बी डॉटर, मे बी एनीबडी एल्स, अगर उनका डिमाइस हो गया, दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उस पेशेंट, उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर उसके मन में दुख हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर चीज़, पुरानी चीज़ के बारे में, कोई पास्ट डिसएग्रीएबल कंडीशन जिससे वो डिसएग्री करता था, उसके बारे में भी वो ग्रीफ उसके मन में है, तो द मेडिसिन इज इग्निशिया। अब द सेकेंड मेडिसिन इज कालीफॉस। देखिए कालीफॉस क्या करती है, अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग करता है, स्ट्रेस सिचुएशंस में रहता है, एक्सर्टेड रहता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, रात में नींद नहीं आती, और वो जब सोने की कोशिश करता है तो दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे दिमाग उसका चलता रहता है, शांत नहीं होता, तो द मेडिसिन इज काली फॉस्फोरिकम। अब द नेक्स्ट मेडिसिन इज सारसापरिला। देखिए सारसापरिला किसे देंगे, अगर हमारा पेशेंट ऐसा है जिसे कोई और फिजिकल कंप्लेंट है और दर्द है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, इट कैन बी फाइब्रोमेल्जिया, इट कैन बी प्लेन न्यूरल्जिया, इट कैन बी रीनल कैलकुलाई जो बहुत टाइम से है, निकल नहीं रहा है, बार बार हो रहा है, और इट कैन बी एनी अदर पेन इन द बॉडी। इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस में था, पॉट्स डिजीज उसे हो गई, वो बेड रिडन हो गया, और उसके बाद तकलीफ है उसकी खत्म नहीं हो रही है, दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तब मेडिसिन इज सारसापरिला। और ऐसे पेशेंट्स मैंने अक्सर देखा है बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल पाता। अब अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज म्यूरेक्स परप्यूरा। देखिए म्यूरेक्स परप्यूरा एक ऐसे मरीज की दवा है जो बहुत ज़्यादा दुख में है, ग्रेट सैडनेस, ख़त्म ही नहीं होके दे रही है उसका दुख, उसकी तकलीफ, और वो हमेशा से टेंशन में रहता है, वरीड रहता है फ्यूचर के बारे में, क्या होगा भविष्य में, मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, चीज़ें मेरे से बेहतर होंगी, भविष्य में क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सीपिया। देखिए सीपिया किसे देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सीपिया एक फीमेल की मेडिसिन है, मेल को भी दे सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप फीमेल को ही दोगे, दोनों में जाती है। किस कंडीशन में, जब वो कंप्लीटली इतना ज़्यादा सप्रेस्ड है कि वो अपनी बातें किसी भी तरह से मन से बाहर नहीं निकाल पा रहा। जब वो निकालने की कोशिश करता है कोई उसे निकालने नहीं देता, सबड्यूड रखते हैं उसको। अब वो सबड्यूड या फिर सप्रेशन कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, स्कूल या कॉलेज में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट की मेडिसिन इज सीपिया ऑफिसिनालिस। अब अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कोनियम मैक्युलेटम। देखिए कोनियम मैक्युलेटम अक्सर कही जाती है ओल्ड मेड्स की दवाई है। ओल्ड मेड्स मतलब एक ऐसा पर्सन था जो पेशेंट के साथ लगा हुआ था, और पेशेंट हमारा कोई भी पेशेंट हो सकता है, बेड रिडन है, तकलीफ में है, कैंसर का पेशेंट है, या उसे सर्जरी हुई है किसी भी तरह की, और वो बेड रिडन है। अब आप उसकी सेवा कर रहे हो। अब दो बातें होंगी, या तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, या फिर पेशेंट डिमाइस हो जाएगी या पेशेंट मर जाएगा। तो जो बंदा उसकी सेवा कर रहा है उसके मन में क्या हो गया, उसकी आदत पड़ गई राउंड द क्लॉक, कहीं पेशेंट गिर ना जाए, पेशेंट को कहीं पानी तो नहीं चाहिए, उसे खाना भी देना है, उसे खाने में ये चीज़ें देनी है, उसका डाइट का ये ध्यान रखना है। तो अगर आप कई महीनों से किसी की सेवा करते रहेंगे तो आप उस रूटीन में आ गए, अब वो रूटीन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो पेशेंट या तो ठीक हो जाए या फिर उस पेशेंट की डिमाइस हो जाए। ऐसे लोगों की दवा है कोनियम मैक्युलेटम। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन के एक ऐसी स्टेट में जिसमें पेशेंट को आ जाते हैं सुसाइडल थॉट्स। तो देखिए होम्योपैथी में ये बात बिल्कुल सच है और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिकेशंस मौजूद हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो डिप्रेशन में हैं और मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। और मैं सालों से मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आज आपको बताने वाला हूँ वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ पेशेंट्स के लिए जिनके मन में आते हैं सुसाइडल थॉट्स। एंड बिलीव मी, जब मैंने ये दवाइयाँ पेशेंट्स को दी हैं, मार्वलस रिजल्ट्स मिले हैं। इतने मार्वलस हैं कि वो क्विकली रेस्पॉन्ड करने लग जाते हैं पेशेंट, और बहुत जल्दी वो रेस्पॉन्स दिखाई देने लग जाता है। धीरे धीरे करके पेशेंट नॉर्मल भी हो जाता है और पेशेंट को दवाइयों की आदत बिल्कुल नहीं लगती है। तो सबसे पहली दवा है नाजा ट्रिप्यूडेंस। अब नाजा ट्रिप्यूडेंस किसे देंगे? एक मेरे पास पेशेंट आया जिसके साथ में जो एकम्पनीड पर्सन आया, वो कहता है भैया समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब हमें इसे क्या परेशानी है, ज़बरदस्ती इसके मन में फितूर सवार हो जाता है और इमेजिनरी है, ज़रूरी नहीं है उसके साथ होगा। वो कहीं गया, उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अब उसके मन में डर क्या आएगा, उसके घर वाले, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके घर वाले मुझे आएंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। या फिर
सपोज कि उसने क्या करा कि वो जा रहा था और उसके जो बाइक था, स्कूटर था या कार था, उससे क्या हुआ, कोई डॉगी मर गया, एक्सीडेंट हो गया। अब उसे डर क्या रहेगा कि बहुत सारे डॉगी आ जाएंगे और मुझे आके काट लेंगे और इतना काट लेंगे कि मैं मर जाऊंगा, बचूंगा ही नहीं। दीज आर इमेजिनरी ट्रबल्स, और ये इमेजिनरी ट्रबल्स उसके मन में घर कर जाते हैं। तो द मेडिसिन इज नाजा ट्रिप्यूडेंस। अब अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ऑरम मेटालिकम। देखिए ऑरम मेटालिकम मैं अक्सर पेशेंट्स को देता हूँ, अक्सर देता हूँ। क्यों? किन पेशेंट्स को ज़रूरत है ये समझिए। जिन पेशेंट्स में आ गई लोदिंग ऑफ लाइफ। लोदिंग ऑफ लाइफ मतलब ये ज़िंदगी ख़त्म करो, ये ज़िंदगी बेकार है, अब तो ये मैं ठीक ही नहीं हो सकता, मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकता, मेरी ज़िंदगी बर्डन हो गई है, मैं इसे आगे झेल नहीं सकता। अब वो कुछ भी बातें उसके मन में आए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, दीज आर द पॉइंट्स जो कि उसके मन से बाहर निकलते ही नहीं हैं। और जितनी बार आपसे बात करेगा ना उतनी बार यही कहेगा, यार ज़िंदगी बेकार है, कतई बेकार है, क्या झंड ज़िंदगी है मेरी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं हो पा रहा मेरा, और ये ज़िंदगी मेरे लिए बर्डन बन चुकी है। द मेडिसिन इज ऑरम मेटालिकम एंड माइंड इट वर्क्स मार्वेलसली। अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नाइट्रम सल्फ्यूरिकम। देखिए नाइट्रम सल्फ्यूरिकम क्या है, मैंने अक्सर देखा है कि कई बार डॉक्टर्स इसे प्रेस्क्राइब करने से बचते हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि नाइट्रम सल्फ एक बहुत ही अच्छी लिवर रेमेडी है। नहीं, नाइट्रम सल्फ इज अ वेरी गुड साइकाट्रिक मेडिसिन एज वेल। क्यों? जब आपके पेशेंट एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि उसके अंदर कंप्लीट इंडिफरेंस आ गया, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम मर रहे हो, तुम जी रहे हो, वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन मस्त क्या है? मस्त है वो दुख के साथ। अब वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो दुखी रहेगा, मतलब वो बिल्कुल कटा हुआ रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, पर वो दुखी रहेगा। वो आपसे बात नहीं करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, और ऐसा उसके अंदर मन करता रहेगा कि मैं नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। मूवी में डायलॉग सुना था ना आपने, कंट्रोल कंट्रोल, तो वो अपने मन में कहता रहेगा, सोचता रहेगा कंट्रोल कंट्रोल, नहीं मैं नहीं करूँगा, सुसाइड नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि इतना दुखी है, कंप्लीट कट ऑफ है, तो वो ढूंढता रहता है कि मैं कैसे मरूँ। वो बार बार चीज़ें खोजता है, क्या मैं कूद के मर जाऊँ, या मैं चाकू से मर जाऊँ, या चाकू से खुद को गोद लूँ, या मैं गन शॉट से मर जाऊँ, या मैं पानी में कूद के मर जाऊँ। तो उसके मन में थॉट्स आते ही रहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल रेमेडी इज एंटियम क्रूड। देखिए एंटियम क्रूड क्या करती है? एंटियम क्रूड एक ऐसे मरीज की दवा है जो बेचारा आशिक था, सही बता रहा हूँ मैं आपको। एंटियम क्रूड एक आशिक की दवा है। क्यों? उसको वो आशिकी उसके मन से ख़त्म ही नहीं हो रही है। जैसे ही मूनलाइट आएगी, मतलब पूर्णिमा आएगी, चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी होगी, मूनलाइट अच्छी होगी, उसके अंदर सेंटिमेंटल थॉट्स आने लग जाएंगे। वो भाई साहब पानी के पास जाके पता नहीं कैसे रोमांटिक हो जाते हैं, उनका मन करता है अभी मैं इसमें कूद के अभी मर जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा पेशेंट के अंदर क्या रहेगा कि वो जितनी बार आपसे बात करेगा ना, आपको लगेगा पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्यों? शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं। मतलब भाई साहब को अभी भी आशिकी सूझ रही है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन वो आशिकी का दौर खत्म नहीं हो रहा। क्या क्या ज़रूरी है? मूनलाइट होनी चाहिए, मूनलाइट मिल जाएगी तो भाई साहब सेंटिमेंटल हो जाएंगे, पानी दिख जाएगा, मन करेगा मैं कूद के मर जाऊं, बातें करेंगे तो शायराना बातें करेंगे। तो देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे लोग। तो यू नेवर नो कि ऐसा पेशेंट कब सुसाइड कर ले और उसके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे पेशेंट्स के लिए। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैंने अक्सर पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करी है, दैट इज चाइना। अब चाइना के अंदर क्या है? चाइना एक ऐसा मरीज है जो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसे शरीर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है, शरीर से डिस्चार्जेस, फॉर एग्जांपल कई महीनों से रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, सिर्फ हेमरॉइड्स हैं, रेगुलरली ब्लीडिंग हो रही है। अब वो कई बार डॉक्टर के पास गया पर रिजल्ट नहीं मिला, किसी भी तरह से नहीं मिला। अब वो परेशान हो चुका है, कितनी ब्लीडिंग हो चुकी है उसको। या फिर कोई एक फीमेल है जिसे फाइब्रॉइड है और वो परेशान है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग से। अब क्या होगा? अब वो उसका मन करेगा मैं मर जाऊं, लेकिन वो डरेगा, वो एक भी बार कोशिश नहीं करेगा सुसाइड करने की, वो डरेगा, लेकिन उसके मन में वो थॉट खत्म नहीं होगा सुसाइड वाला। हो सकता है वो कह भी दे, हो सकता है नहीं भी कहे, पर अगर वो कह दे और आपको महसूस हो जाए कि ये कई बार कह चुका लेकिन इसने आज तक कोशिश नहीं करी, तो द मेडिसिन इज चाइना। अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर अ सिमिलर सिचुएशन इज नक्स वोमिका। अब नक्स वोमिका क्या है? नक्स वोमिका एक ऐसे मेडिसिन है जिसमें पेशेंट बहुत ही एंशियस है, बहुत इरिटेबल है, छोटी से छोटी बात पसंद नहीं है उसको। अगर उसके हिसाब से लाइट, आप वो सो रहा है, आपने लाइट जला दी, बिल्कुल नहीं पसंद, कोई चीज़ गिर गई, बिल्कुल नहीं पसंद, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन या स्लाइटेस्ट नॉइज से भी उसे परेशानी होती है। वो इतना इरिटेबल है और इतना ज़्यादा एंशियस हो चुका है, और वो उसका और इतनी सैडनेस में है, कोई पुरानी तकलीफ में है, पेट की परेशानी उसकी ख़त्म नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, और बार बार वो ट्रबलसम सिचुएशन में पहुंच जाता है, लेकिन बहुत ज़िद्दी है।
अब इतनी ज़िद्दी है कि अब वो ज़िद की वजह से गलत आदतों में पड़ गया है। कि कौन सी गलत आदत? वाइफ, वाइन एंड वेल्थ, मतलब शराब ज़्यादा पीने लग गया, पैसे या तो बहुत ज़्यादा खर्च करने लग गया या पैसे के पीछे पागल हो चुका, या फिर अब वो लड़कियों के पीछे भागने लग गया है और प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, गलत हरकतें करता है। द मेडिसिन इज नक्स वोमिका। क्यों? वो जो फैक्टर्स हैं जितने मैंने बताए, इन फैक्टर्स का मतलब यह है वो कोशिश कर रहा है डिप्रेशन से बाहर निकलने की, निकल नहीं पा रहा है, और वो बार बार मन में यही आ रही कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं इतनी गलत हरकतें कर चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा एंशियस है, तो वो कभी कोशिश भी नहीं करेगा। तो दीज आर सेवरल रेमेडीज जो कि हम लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स को देते हैं एंड दे वर्क मार्वलसली। तो अगर आपका पेशेंट कोई ऐसा है जो डिप्रेशन में है, या फिर आपको महसूस होता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और अगर आपके मन में भी सुसाइडल थॉट्स आने लग गए हैं या लोदिंग ऑफ लाइफ हो गई है कि जिंदगी बेकार है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कंसल्ट अ नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर। क्योंकि जितनी मैंने मेडिसिन आज आपसे डिस्कस करी हैं, जितनी बातें डिस्कस करी हैं, ये सारे जितने हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हम लोग यही सब बातें करते हैं, सारे मेडिसिन उसी तरह से सेलेक्ट करते हैं एंड दीज मेडिसिन वर्क मार्वेलसली। तो आई होप कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जो मैंने ट्रीटमेंट के बारे में बातें बतानी थी, मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जनहित में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।